नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज एसटीएस फोरम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा डेटा साझाकरण यानी कि शेयरिंग पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस करंट अफेयर में कुछ टेक्निकल वर्ड आए हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यह है इंडसाप यानी कि भारत की राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और सुगमता नीति, इंडियाज नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। तो अगर आता है कि इंडसाप अभी चर्चा में रहा तो ये किसके लिए है? तो ये है डाटा साझाकरण के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दे रखा है पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के मध्य गैर संवेदनशील डेटा की पहुंच आसान बनाना और उनकी साझेदारी को बढ़ाना तथा इस डेटा की वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों के लिए उपलब्धता में वृद्धि करना। अगला इसका है, यह सरकारी स्वामित्व वाले डेटा का अधिकतम उपयोग करने, डेटा संग्रह के दोहराव से बचने, डेटा समुच्चय का बेहतर समेकन करने, स्वामित्व की पहचान करने, बेहतर निर्णय लेने आदि में सहायता करती है। उन्होंने स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, संचार और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का समाधान करने तथा विकास के लिए 40 से अधिक देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी पर भारत के सक्रिय सहयोग का भी उल्लेख किया है। भारत के प्रमुख जो बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और समूह है, तो भारत इनमें से किस किस का सदस्य है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो भारत सदस्य है यूरोपीय संघ का, ब्रिक्स, आसियान, G20, संयुक्त राष्ट्र के साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मेगा साइंस परियोजनाओं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जिसका है ITER, और दूसरा है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो, भारत इसका भी भागीदार है। कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और मिशन इनोवेशन, ISA का कहाँ पे मुख्यालय? गुरुग्राम में मुख्यालय है इसका, भारत में। और मिशन इनोवेशन आपदाओं तथा स्वच्छ ऊर्जा के प्रबंधन में भारत की वैश्विक पहल है। चलिए STS फोरम के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य अनौपचारिक आधार पर खुली चर्चा के लिए एक तंत्र प्रदान करना तथा एक मानव नेटवर्क का निर्माण करना जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से उत्पन्न नई प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का गोलमेज सम्मेलन प्रतिवर्ष STS के साथ आयोजित होता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सरकार हाथी आरक्षित क्षेत्रों रिजर्व को विधिक दर्जा प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। हाथी से संबंधित इस बार प्री में प्रश्न पूछा भी गया था। चलिए इसको देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में एक संशोधन प्रस्तावित किया है जो बाघ आरक्षित क्षेत्रों यानी कि टाइगर रिजर्व की भांति ही हाथी आरक्षित क्षेत्रों और गलियारों को विधिक या कानूनी दर्जा प्रदान करेगा। हाथी आरक्षित क्षेत्र या गलियारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं है तथा साथ ही ये किसी भी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के दायरे से भी बाहर है। ये ध्यान देने योग्य है। हाथी आरक्षित क्षेत्र या जो गलियारे है वो ना तो WPA में शामिल है ना ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, उसमें भी ये शामिल नहीं है और ये किसी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से दायरे से भी बाहर है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है इस संशोधन का। इसलिए ऐसी भूमि को खानों, प्रदूषणकारी उद्योगों आदि को हस्तांतरित किए जाने का खतरा है। WPA के अंतर्गत राज्य के वन विभाग को बाघों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में
वन कर्मचारियों और रणनीतियों के साथ एक बाघ आरक्षित प्रबंधन योजना तैयार करनी होती है। इसके अनुसार रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी खनन या औद्योगिक गतिविधि की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और उनकी सीमाओं को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन के बिना परिवर्तित भी नहीं किया जाएगा। किससे अनुमोदन करवाना पड़ेगा? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से। यह बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिए विनियामक संस्था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के विधिक दर्जा भी प्रदान करता है। भारत में एशियाई हाथियों IUCN दर्जा है इंडेंजर्ड। इसकी आबादी 60% से अधिक है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में। ये प्री में आया था अभी, सबसे ज़्यादा उसमें ऑप्शन था केरल में पाया जाता है, तो वो ऑप्शन गलत हो गया था। सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटक में। चलिए अगली खबर देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि रीजनल रूरल बैंक को वित्त वर्ष 2020 में 2006 करोड़ रुपये 2206 करोड़ रुपए का निवल घाटा हुआ। यह डेटा हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये प्रकाशित किया है नाबार्ड ने, न कि वित्त मंत्रालय ने या NSSO ने, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। और ये 31 मार्च 2020 तक 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 685 जिलों में 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। RRBs को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत राज्य प्रायोजित क्षेत्र आधारित और ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया है। किस रूप में? राज्य प्रायोजित क्षेत्र आधारित और ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और इनकी निगरानी नाबार्ड द्वारा की जाती है और यह अधिनियम था 1976। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र, राज्य सरकार और प्रायोजिक बैंक के पास होता है और इनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी होती है इनमें आपस में? केंद्र के पास 50% होती है और राज्य सरकार के पास 15% और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसके पास 35% इसकी साझेदारी होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिदेश निम्नलिखित है। क्या क्या है? कृषि, व्यापार, वाणिज्य और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए लघु और सीमांत किसानों, खेतीहर श्रमिकों तथा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन गतिविधियों को बढ़ाना। ऐसे उपाय विकसित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के धन को शहरी क्षेत्रों की ओर बहिर्वाह को रोका जा सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे हैं अपर्याप्त वित्त, उच्च अतिदेय और दोषपूर्ण ऋण वसूली, तकनीकों का अभाव, प्रक्रियात्मक जटिलता वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखते हैं। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति की बलात् या उसकी इच्छा के विरुद्ध नार्को विश्लेषण की जांच नहीं की जा सकती। अब भी जो ये हाथरस का मामला चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ये न्यूज में रहा है। वर्ष 2010 में उच्च न्यायालय के निर्णय, कौन सा निर्णय था? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य की बात की जा रही है। नार्को जांच, पॉलीग्राफ परीक्षण और ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन प्रोफाइल परीक्षण के अनैच्छिक क्रियान्वयन के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर टिप्पणी की गई थी। कौन कौन से बिंदु थे? नार्को विश्लेषण जांच जैसी तकनीकों का अनिवार्य क्रियान्वयन अनुच्छेद 21 जो है प्राण और देह स्वतंत्रता, उसमें क्रूर और अमानवीय या अपमानजनक के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति जो अपराध से पीड़ित है उसको जांच के दौरान ऐसे किसी भी परीक्षण से गुजरने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के परीक्षणों का बलपूर्वक क्रियान्वयन व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप होगा। समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों जो अपने मूल अधिकारों से अनभिज्ञ हैं या जानते नहीं हैं और विधिक परामर्श लेने में असमर्थ हैं, उन पर ऐसे परीक्षणों के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं
आपराधिक न्याय के संदर्भ में ऐसी तकनीकों का स्वेच्छा से क्रियान्वयन अनुज्ञेय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एक अभियुक्त पर पॉलीग्राफ टेस्ट के संपादन हेतु दिशा निर्देश भी पुनः प्रस्तुत किए गए हैं और कहा गया है कि रक्षोपाय के अपनाया जाना चाहिए जो नार्को विश्लेषण तकनीक आदि में अपनाए जाते हैं। नार्को विश्लेषण महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक संदिग्ध पर अंतःस्राव नसों में निद्राजनक दवाओं का एक नियंत्रित प्रयोग है जिन्हें ट्रूथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है इसमें पॉलीग्राफ, जिसे लोकप्रिय रूप से एक लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ का पता लगाने वाला या झूठ पकड़ने वाली मशीन के रूप में भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ को ऐसा उपकरण है जो रक्तचाप, नब्ज, श्वसन और श्वसन आवर्तन तथा त्वचा की प्रतिक्रिया जैसे कई शारीरिक संकेतों का तब मापन और रिकॉर्ड करता है जब किसी संदिग्ध से लगातार कई प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ की जाती है। ब्रेन मैपिंग मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति की बैंडविड्थ का एक व्यापक विश्लेषण है। ये ब्रेन मैपिंग वाली तकनीक के बारे में बताया गया है। इस तकनीक में फोरेंसिक विशेषज्ञ विशिष्ट तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस तकनीकों को लागू करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी संदिग्ध का मस्तिष्क अपराध के दृश्य से संबंधित किसी घटना को पहचानता है जिसका ज्ञान एक निर्दोष व्यक्ति के मस्तिष्क में नहीं होगा। अगला करंट अफेयर है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विधेयक 2020 उसका प्रारूप जारी कर दिया है। यह प्रारूप विधेयक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को अधिक शक्तियां प्रदान कर उल्लंघन पर आरोपित दंडों में वृद्धि कर तथा प्रक्रियाओं को सरलीकृत करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को संशोधित करता है। FSSAI के कार्यों से संबद्ध मुद्दे हैं लाइसेंसिंग और पंजीकरण ढांचे का पालन नहीं किया जाना, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का अभाव और मानव संसाधनों की कमी। ये इसके समक्ष चुनौतियां हैं। अभी प्रमुख संशोधन इसमें क्या क्या किए गए हैं। पशु आहार को शामिल करने के लिए FSSAI के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है, तो इसमें पशु आहार को शामिल किया गया है। वर्तमान में FSSAI को केवल खाद्यान्न से संबद्ध शक्तियां प्राप्त है। अब इसमें पशु आहार को भी सम्मिलित किया गया है। पशु आहार का तात्पर्य किसी ऐसे खाद्य पदार्थ से है जो पशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। उल्लंघन के लिए असुरक्षित खाद्य का निर्माण और बिक्री, भोजन में मिलावट के कारण होने वाली मृत्यु, बिना लाइसेंस के व्यापार करने जैसे उल्लंघनों के लिए और अपराधों की पुनरावृत्ति पर निर्धारित दंड को और अधिक कठोर किया गया है। यह खाद्य संपर्क सामग्री के मानकों को निर्दिष्ट करेगा, जिसका अर्थ खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए मानकों को निर्धारित करना होगा। कार्यों की निगरानी के लिए FSSAI में सदस्य सचिव के रूप में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का भी प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है। अब तक इस भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया, उसकी क्या भूमिका होगी। निज स्वमूलक खाद्य की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, जिसका अर्थ है भोजन का एक प्रकार जिसके लिए मानक तो निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं परंतु वह असुरक्षित नहीं है। चलिए अगली खबर देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। अर्हक वित्तीय सुविधाओं की द्विपक्षीय नेटिंग कानून 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। दूसरी खबर है, भारत PV एज 2020 फोटोवोल्टिक विनिर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए ये रणनीति आई है। इसके बाद है सामूहिक प्रतिरक्षा, हार्ड इम्यूनिटी, ये क्या होती है इसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सचेत किया है कि भारत किसी भी प्रकार की सामूहिक प्रतिरक्षा या हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति प्राप्त करने से बहुत दूर है। सामूहिक प्रतिरक्षा या सामुदायिक प्रतिरक्षा तब होती है जब समुदाय का एक उच्च प्रतिशत किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा यानी कि टीकाकरण या पूर्व रोग के माध्यम से इसको प्राप्त कर लेता है, जिससे इस रोग का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने की संभावना नहीं होती है। यहाँ तक कि जिनका टीकाकरण नहीं हो पाता है जैसे नवजात शिशु, उनको भी कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है क्योंकि रोग के समुदाय के भीतर फैलने की संभावना कम हो जाती है। कुछ अन्य
महत्वपूर्ण कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं। कमचटका प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप कहाँ पे है? कमचटका प्रायद्वीप के एक काले ज्वालामुखी पुलिन पर एक प्रकार की पारिस्थितिक आपदा की उत्पत्ति हुई है। यह प्रायद्वीप सुदूर पूर्वी रूस में स्थित है। पश्चिम में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर तथा पूर्व में बेरिंग सागर के मध्य स्थित है। यहाँ पर कई ज्वालामुखी अवस्थित है और यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगली जो खबर है चर्चा में रही है, मधु का डिप्लोस्टिमन फैमिली सपोटेसियाई, यह एक वृक्ष की प्रजाति है जिसे दीर्घ समय से विलुप्त माना जा रहा था। इसे 180 से अधिक वर्षों के अंतराल के पश्चात कोल्लम जिले यानी कि केरल के पश्चिमी घाट में एक पवित्र उपवन के रूप में खोजा गया है। यह पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसका नमूना पहली बार कब प्राप्त हुआ था? 1835 में। अगली खबर है प्लास्टिक भक्षी एंजाइम यानी कि कॉकटेल, जैसे कि ऑयल जेपर, जो ऑयल स्पिरिट होती है समुद्रों में, जहाज़ों से तेल का स्रावित हो जाता है और वो पोल्यूशन हो जाता है, तो उसके लिए DRDO ने बनाया था ऑयल जेपर। इसी प्रकार एक प्लास्टिक भक्षी एंजाइम बनाया गया है कॉकटेल। प्लास्टिक भक्षी एंजाइम PETase को री इंजीनियर्ड करने वाले वैज्ञानिकों ने अब एक एंजाइम कॉकटेल निर्मित किया है जो प्लास्टिक को 6 गुना तेज़ी से पचा सकता है। यह है PETAC पॉलीएथीन टेरिप्थेलेट PET को इसके घटकों में खंडित करता है, जिससे प्लास्टिक को बहुत हद तक पुनर्चक्रित, रिसाइकल करने और प्लास्टिक प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन की कारक जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करने का अवसर ये प्रदान करता है। इसके बाद है शौर्य मिसाइल। तो भारत ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिसमें लगभग 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। शौर्य एक कनस्तर आधारित प्रणाली है जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट्स में संग्रहित और संचालित किया जाएगा। शौर्य पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाने वाली K-15 मिसाइल और समांतर एक स्थल आधारित मिसाइल है। के समूह की जो मिसाइलें हैं वो मुख्य रूप से पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा विकसित किया गया है और जिनका नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर के रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।